गाइस, आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी राजकुमार और राजकुमारी की। एक बार की बात थी, एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। बहुत पहले की बात थी। तो कुछ दिनों बाद उसको एक बेटा होता है। तो वो साधु संतों को उसकी कुंडली देता है। तो वो कहते हैं कि 12 साल के होने पर आपका बेटा मर जाएगा, और अगर आपका बेटा किले से बाहर गए तब भी वो मर जाएगा। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं अपने बच्चे को कभी भी किले से बाहर नहीं ले जाऊंगा, और 12 साल का मैं उसको हमेशा अच्छे से दुलार दूंगा। कोई बात नहीं, 12 साल तक ही सही, कम से कम मैं अपने बेटे के साथ तो हूँ। और वो जब पहले पहले तो उसके बेटे को बहुत अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे महल में उसके लिए सब सामान रहता है, पढ़ने का, लिखने का, खेलने का, कूदने का। पर धीरे धीरे वो ऊब जाता है उन सारी चीज़ों से। उसका भी मन करता था कि मैं यहाँ से दूर जाऊँ, बट वो कभी भी महल से बाहर नहीं जा पाता था। तो एक बार जब वो 12 साल का हो गया, तो एक दिन उसे घुड़सवारी आती थी। तो एक दिन वो अपने घोड़े के ऊपर बैठ के अपने घोड़े को खूब तेज मारता है, और घोड़ा किला फांद कर बाहर चला जाता है। फिर वो अपने घोड़े के साथ मीलों दूर तक सफ़र करता है जंगल। फिर एक दिन वो जंगल में पहुंचता है। वो देखता है कि वहाँ पे एक साधु और चेले लड़ रहे हैं। तो वो पूछता है, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तो वो बोलता है कि हम तीनों इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास 3 सामान है। साधु बोलता है कि मैं कहता हूँ कि मुझे ये 2 सामान चाहिए, तो मेरा चेला कहता है मुझे ये 2 सामान चाहिए। आप बताओ राजकुमार जी, हम क्या करें? तो वो कहता है कि वो कहता है, अच्छा तुम्हारे पास कौन कौन से सामान है, मुझे बताना। तो वो कहता है, हमारे पास एक सोंटा है, एक थैला है, और एक चप्पल है। तो कहता है, ये तीनों सामान तो मैं तुम्हें अपने किले में भी दे सकता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ये कोई ऐसे ही सोंटा, थैला और खड़ाऊ नहीं है। मैं आपको इनकी खूबियाँ बताता। अच्छा बताओ तो ज़रा। राजकुमार कहता है, अच्छा बताओ तो ज़रा, तुम्हारे इन तीनों सामान में क्या खूबियाँ हैं? तो वो कहता है, इस सोंटे से अगर कोई भी इंसान मर जाए और उसके ऊपर 7 बार मार के कहो कि सत बाबा का सोंटा है, तो मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाए, तो वो जिंदा हो जाएगा। और इस थैले से तुम जितना भी पैसा मांगो उसको उतना ही पैसा मिलता है। फिर उसके बाद इस तीसरे खड़ाऊ को पहन के अगर आप जो भी कहो, तो वो खड़ाऊ आपको जहाँ भी कहो, जहाँ भी चाहो वहाँ पहुँचा देगा। फिर उसके बाद वो कहता है कि अच्छा ठीक है, एक लकड़ी लेके आता है। कहता है, अच्छा ठीक है, मैं इस लकड़ी को अपने पैर के बीच में से निकाल लूँगा और खूब दूर फेंकूँगा। जो इस लकड़ी को सबसे पहले ले आकर मुझे देगा, वो ये तीनों सामान वो जिसका जो मन होगा वो दोनों सामान लेके जाएगा, और जो हार जाएगा वो एक सामान लेके जाएगा। वो लकड़ी फेंकता है। जब वो दोनों साधु और चेले उसको लेने के लिए भागते हैं, तभी राजकुमार उस तीनों सामान को लेके चला जाता है। क्या छोड़ देता है? घोड़ा वहीं छोड़ देता है। फिर वो खड़ाऊ पहन के आसपास की जगह देखने लगता है। तब वो बहुत मीलों दूर पहुंच जाता है। एक रात और एक दिन बीत जाता है। शाम को एक नगर में पहुंचता है। उस नगर में वो एक बूढ़ी दादी के घर में रुकता है। पूछता है कि क्या मैं आपके घर पे रह सकता हूँ? तो बोलती है बूढ़ी दादी, मेरी कोई संतान नहीं है, तुम मेरे घर पे रह सकते हो। तो वो जब रात हो जाती है, वो कहता है कि यहाँ कोई दिया नहीं चलता है क्या? क्योंकि उस टाइम सेलफोन कैंडल वैंडल नहीं होती थी। तो वो कहता है कि यहाँ कोई दिया नहीं जलता क्या? मैं एक राजकुमार हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं जिस किले में रहता हूँ, वहाँ तो रात होते ही दिए जला दिए जाते हैं। तो वो कहती है कि यहाँ पे हमारे एक राजा हैं, जिनकी जो राजकुमारी है वो 7वीं मंजिले पे रहती है। उनके महल पे जो 7वां मंजिला है, वहाँ पे राजकुमारी रहती। जब वो उस 7वें मंजिले पे बैठती है, तो पूरा नगर जगमग जलने लगता है। तो वो कहता है, अच्छा मैं भी तो देखूं जरा इस राजकुमारी को।
फिर वो सुबह अपने थैले में से कुछ पैसे निकाल के उनको वो बूढ़ी माँ को देता है और कहता है कि मैं आपके घर कुछ दिन और रहना चाहता हूँ। तो कहती है कोई बात नहीं, तुम मुझे पैसे दे रहे हो, तुम रह सकते हो, वैसे भी मेरे घर पे कोई और नहीं रहता मेरे अलावा, मैं अकेले ही रहती हूँ। तो वो कहता है ठीक है। जब बूढ़ी माँ रात को सो जाती हैं तो रात के 11 बजे राजकुमार राजकुमारी के 7वें मंजिले पे चढ़ जाता है और अपने 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 खड़ावा से कहता है कि चल खड़ावा मुझे अपने खड़ाऊ से कहती है कि कहता है कि चल खड़ाऊ मुझे तू इस नगर के राजा की बेटी के कमरे में लेके चल। तो वो उसे 7वें मंजिले पे लेके जाता है, छत पे यानी 7वें मंजिले पे उस राजकुमारी के कमरे में लेके जाता है। जब वो राजकुमारी के कमरे में पहुंच जाता है तो वो राजकुमारी के पास जाके बैठता है तो राजकुमारी उसे देख के चौंक जाती है। फिर वो कुछ दिनों तक रोज़ ऐसा होता, 1-2 महीने तक ऐसा ही होता, रोज़ ऐसा होता। तो एक बार राजकुमारी की जो दासी थी उन्हें 1-2 महीने से रोज़ हमेशा आदमी का कुछ ना कुछ मिलता, जैसे आदमी का रुमाल मिलता, उसका कड़ा मिलता, कंगन मिलता और बहुत सारे सामान मिलते। तो वो पहले तो 1-2 हफ्ते तक उन्हें कुछ नहीं होता। फिर एक दिन वो ये बात जाके राजा को बताती। राजा तो कहता है कि मैं तो खुद 7वें मंजिले के 7 दरवाज़ों को बंद करवा के ताला मरवा देता हूँ। तो जब 7वें मंजिले के 7 दरवाज़ों पर ताला लगा रहता है तो कोई अंदर कैसे आ सकता है? फिर एक बार राजा कहता है कि मंत्री जाओ पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि जो पता लगा लेगा कि रात में राजकुमारी के कमरे में कौन जाता है तो उसको हम अपनी तो मैं उसको हाँ। फिर उसके बाद राजा कहता है जो ढूंढ लेगा उसको मैं इनाम दूंगा। फिर मंत्री पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाता है कि जो पता लगा लेगा कि जहाँ राजकुमारी रहती यानी महल के छत पे यानी 7वें मंजिले पे कौन रात को आता है और फिर चला जाता है तो उसे मैं इनाम दूंगा। फिर उसके बाद कोई उसका पता नहीं लगा पाता। 1-2 हफ्ते तक सब कोशिश करते हैं पर कोई पता नहीं लगा पाता है। फिर एक दिन तो राजा कहता है कि मंत्री कोई भी अभी तक पता नहीं लगा पाया कि राजकुमारी के कमरे में कौन रात को आता है और सुबह होने से पहले ही चला जाता है। तो राजा गुस्से में कहता है कि मंत्री अब तुम्हें 2 हफ्ते के अंदर पता लगाना है कि कौन है जो राजकुमारी के कमरे में आता है और सुबह होने से पहले ही चला जाता है। तो मंत्री बहुत उदास हो जाता है। 3-4 दिन से उसकी बेटी ये सब देख रही थी और एक दिन वो अपने पिताजी से पूछती है कि पिताजी आप बताइए कि क्या हुआ, आप 3-4 दिनों से खाना क्यों नहीं खा रहे और आप इतने उदास क्यों हैं? तो वो कहता है कि बेटा मुझे राजा ने कहा है कि मुझे पता लगाना होगा कि राजकुमारी के कमरे में रात को कौन आता है और सुबह होने से पहले कहाँ चला जाता है। तो उनकी बेटी कहती है कि राजा जी पिताजी आप एक काम करिए, बस राजा जी से यह कह दीजिए कि आप मुझे 15-20 इत्र यानी सेंट इत्र की बोतल दे दें। तो वो कहता है, वो चौंक के कहता है कि इतनी सारी इत्र की बोतल का तुम क्या करोगी? कहती है कि बस आप मेरा काम सुनिए, बाकी मैं संभाल लूँगी। तो वो ये जाके राजा से कहता है। राजा कहता है 15-20 के तुम 500 लेके जाओ, पर मुझे पता लगा कि बताओ कि ये रात को कौन आता है और सुबह होने से पहले कहाँ चला जाता है। तो वो 20-30 10-15 बॉटल ले जाके अपनी बेटी को दे देता है। और जब सुबह राजकुमारी किले से बाहर कहीं चली जाती है किसी काम से, तो वो रोज़
इत्र, रोज इत्र रानी राजकुमारी के हर जगह, दरवाजे पे, चादर पे, कंबल पे, खिड़की पे जो कपड़ा लगाया जाता था उस पे, बिस्तर पे, तकिया पे, सब पे इत्र लगा देती थी, सब पे इत्र लगा देती थी। फिर उसके बाद एक दिन जब राजकुमार रानी से तो राजकुमारी से बोलता, एक बार राजकुमार राजकुमारी के कमरे में जाता है और फिर जल्दी में वो कुछ देर, काफ़ी ज़्यादा देर तक राजकुमारी के कमरे में ठहर जाता है और जल्दी में देखता है वो कि 4 बजने वाले, और जल्दी में वो अपने चादर की जगह राजकुमारी का चादर लेके घर चला जाता है। फिर बुढ़िया के पास जाते, बुढ़िया बोलती है कि अरे ये क्या, तुम अपने चादर की जगह राजकुमारी का चादर लेके आ गए। मंत्री की बेटी ने तो हर चीज़ पे इत्र लगाई थी, इसीलिए इतनी तेज महक रहा है। लाओ मैं इसे रात में किसी को बिना बताए, रात में जब सब सो जाएंगे पूरे नगरवासी, तो एक तालाब में जाके धुल के लाऊंगी। तो वो उसके लिए कुछ पैसे देता है उसको। तो वो जब रात में जाती है तो राजा कहता है, राजा अपने सिपाहियों को सब जगह लगाया था कि अगर कोई रात में दिखे तो उसे पकड़ के लाना। तो जहाँ बुढ़िया जाती है जिस तालाब के पास, वहाँ पे भी सिपाही लगे रहते हैं। तो सिपाही बुढ़िया को लेके आते हैं राजा के पास। राजा पूछते हैं क्या हुआ, तो बताती है कि ऐसा है, मेरे पास मेरे साथ एक लड़का बहुत दिनों से रहता है, और सारी कहानी उसको बताती है। तो वो उसको लेके आता है और कहता है कि इसको जंगल में ले जाके फांसी पे चढ़ा दो। अपने सिपाहियों से मीलों दूर एक जंगल में लेके जाते हैं। जब वो फांसी चढ़ाने लगते तो कहते हैं कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है, तो कहता है कि हाँ, मुझे आखिरी बार अपनी बूढ़ी दादी से मिलना है। तो वो कहती है ठीक है, तुम अपनी बूढ़ी दादी जाओ मिल के आओ। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बूढ़ी दादी को यहीं बुला देता हूँ, वरना तुम कहीं भाग ना जाओ। तो वो उस बूढ़ी दादी को यहाँ पे बुला देता है और उससे बात करने के लिए थोड़ा सा समय दे देता है। तो वो उसको एक प्लान समझाता है। प्लान मैं आपको अभी बाद में बताऊँगी गाइस, इतना जल्दी प्लान सुन लेंगे तो क्या होगा, प्लान गाइस मैं आपको बाद में बताऊँगी, नहीं तो कहानी नहीं रह पाएगी। फिर उसके बाद वो उसे प्लान बता देता है। तो वो कहती है ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर जब सिपाही लोग उसे फांसी पे अच्छे से चढ़ा देते हैं, देख लेते हैं कि मर तो नहीं गया है, जब मर जाता है तो उसे वहीं छोड़ के चले जाते हैं। रात को वो बूढ़ी दादी बचते बचाते सब लोगों से मीलों दूर उस जंगल में जाती है और उस सोंटे से 7 बार उसको राजकुमार को मारती, कहती है सत्य बाबा का सौटा हो तो मरा इंसान जिंदा हो जाए। यही गाइस प्लान था उस बूढ़ी दादी का, यही उस राजकुमार ने उसे समझाया था। तो वो कही ठीक है, मैं रात को आ जाऊंगी। फिर वो फिर से जिंदा हो जाता है। फिर वो बूढ़ी दादी पूछती है अब तुम क्या करोगे। तो वो कहता है कि अब मैं सीधा जाऊंगा और राजकुमारी को लेके आऊँगा। तो वो कहती है ठीक है। रात में वो जाता है और राजकुमारी के साथ पहले वो बताता है अपनी तीनों चीज़ों के बारे में बताता है। तो वो कहती है खड़ाऊँ पहन के आता है और कहता है इस खड़ाऊँ पे चलोगी। तो पहले वो चौंक जाती है, कहती है अरे तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो सिपाही लोगों ने मार दिया था ना। कहे अगर मैं एक खड़ाऊँ पहन के तुम्हारे 7वें मंजिले पे यानी तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ तो मर के ज़िंदा होने में तो ये तो मेरे लिए इतना सा काम है। तो वो कहती है अच्छा बताओ अब यहाँ क्यों आए हो। बोलता है कि अब तुम मेरे साथ चलो, यहाँ रह के क्या करोगी। तो वो कहती है ठीक है चलो। वो जब मीलों दूर पहुँच जाते हैं, आधी रात को वो लोग एक जंगल में ठहरते हैं। जंगल बड़ा घना सुनसान था, बहुत सुनसान था। तो बहुत दूर था वो जंगल, महल से इतना दूर था कि सिपाहियों को ढूंढने में 2-3 महीने लग जाते। फिर कुछ दिन बाद फिर गाइस अब मैं बताती हूँ। फिर उसके बाद राजकुमार जो होता है
और रात में जब वो लोग जंगल में पहुंचते हैं तो राजकुमार को आने लगती है नींद, और राजकुमारी कहती है कि आओ तुम मेरे जांग पे लेट जाओ। तो वो उसके जांग पे सर रख के सो जाता है। उसे नींद लगी रहती है तो उसे नींद आ जाती है, वो सो जाता है। राजकुमारी आधी रात को उठती है और सोचने लगती है मैंने अपने पिताजी के साथ बुरा किया। जब वो सुबह को उठेंगे तो जब सुबह को उठेंगे वो, तो फिर उन्हें क्या पता चलेगा कि मेरी बेटी भाग गई, और फिर उसके बाद उनकी बहुत बेइज्जती होगी पूरे नगर में। तो वो क्या करती है, खड़ाऊँ लेके अपने पैर में पहन के कहती है खड़ाऊँ से चलो मेरे घर। अब जो खड़ाऊ उसी की बात मानता, जो उसे पहने रहता खड़ाऊ उसके साथ उसको उसके घर उतार देता है। फिर अगले दिन जब राजकुमार की आँख खुलती है, तो फिर राजकुमार की आँख खुलती तो देखता है ये क्या, खड़ाऊ भी गायब है, राजकुमारी भी गायब है। तो वो 3-4 दिन तक ऐसे ही भटकता रहता है। अब लगने लगती उसको भूख बहुत ज़ोरों की। इधर उधर देखता है, कुछ नहीं रहता, पेड़ खंजाटी सूखे पेड़ और कुछ डालियाँ जिस पे फल भी नहीं थे। तो वो टहलते टहलते पहुंचता है एक जगह पे जहाँ पे 100 साधु और 100 चेले रहते हैं। तो चेले बोलते हैं कि साधु साधु हमें, साधु उनके गुरु रहते हैं। तो वो कहते हैं गुरु हमें भूख लग रही है, अब हम क्या खाएं, यहाँ तो सूखे पेड़ों और खंजाटियों के अलावा कुछ है ही नहीं। तो वो कहता है ये 2 तरह के पेड़ देख रहे हो, इस एक पेड़ के देखो जिसके पत्ते पीले हैं, उसे खा लो, जिसको खाने के बाद तुम बंदर बन जाओगे और तुम मीलों दूरों तक सफ़र कर पाओगे और कुछ भी खा सकते हो। तो फिर लड़का भी चला जाता है उसी में चुपके से, मुंह ढक के अपना, और खा लेता है। अब सब जब बंदर बन जाते हैं तो किसी को पता तो चलेगा नहीं कि देख के पता चल जाए कि तुम कौन हो। सब बंदर बन जाते हैं, वो भी उनके साथ बंदर बन के यहाँ वहाँ बढ़िया पेट भर के केला खा के, अंगूर फल फूल सब्जी सब खा के आता है बढ़िया। फिर कहता है, फिर उनके गुरु कहते हैं साधु यानी, और ये तुम ये लाल पत्ती देख रहे हो, इसे खाओ तो तुम इंसान बन जाओगे। सब वो लाल पत्ती खाते, तो चुपके से वो भी राजकुमार भी खा लेता है और इंसान बन जाता है, मुंह ढक लेता है। और वो सोचता है कि अब मैं मीलों दूरों का सफ़र कैसे करूं, खड़ाऊ था तो चला भी जाता था, अब क्या करूं। तब उसे वो पत्ती वाली बात याद आती है और वो जाता है, कुछ लाल पत्तियां और कुछ पीली पत्तियां तोड़ लेता है और अपने जेब में रख लेता है। फिर उसके बाद वो पीली पत्तियाँ खा के बंदर बन जाता है। और जब वो पीली पत्ती खा के बंदर बन जाता है तो उसके बाद वो बंदर बनने के बाद उछलते एक पेड़ से दूसरे पेड़ ऐसे सफ़र करते करते उस नगर में पहुंच जाता है। और फिर वो बूढ़ी माँ के पास घर पे पहुंचता है। जब वो बूढ़ी माँ के घर पे पहुंचता है तब वो घर में जाने से पहले वो लाल पत्ती खा लेता ताकि उसे पता चल जाए कि मैं इंसान हूँ, नहीं बंदर समझ के तो मुझे भगा देंगी। तो वो इंसान बन जाता है। तो वो जब बूढ़ी माँ के पास जाता है, बूढ़ी माँ रह जाती है दंग, कहती है तुम इतने दिनों तक कहाँ थे, तुम्हें मालूम है राजकुमारी तो बहुत उदास है कि तुम नहीं हो। तो फिर वो कहता है हाँ मुझे पता है, अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तो वो कहती है किस बात का सबक, तो वो उसे सारी बात कहता है अच्छा ऐसा क्या, तब तो बढ़िया है। फिर उसके बाद वो उसे पत्तियों के भी बारे में बताता है, पत्तियों के बारे में बताता है। कहता है कि मेरी थैली कहाँ है, संभाल के तो रखी हो ना। तो वो कहती है हाँ मैंने तुम्हारी थैली सौंटा अपने पास रखा है संभाल के। तो वो कहता है अच्छा एक काम करो तुम, ये लो थैली से कुछ पैसे निकाल के देता हूँ, जाओ बाज़ार और एक खूब सुंदर सा खूब सारे गहने लेके आओ, सोना, और एक बंदर जैसी पोशाक लेके आओ जो सुनहरे और चांदी रंग की हो। तो वो कहती है ठीक है, और कुछ सोने भी लेके आना। कहती है ठीक है मैं लेके आऊँगी। फिर उसके बाद लेके आऊँगी। तो वो कहती है ठीक है। और उसमें जब
वो लेके आती है तो वो कहती है इसमें पॉकेट तो है ना, वो कहता है कि इसमें पॉकेट तो है ना, कहते हैं हाँ इसमें जेब है। तो वो कहता है ठीक है। तो वो पीली पत्ती अलग में रखता है, लाल पत्ती अलग में रखता है ताकि उसे पता रहे। फिर उसके बाद जब वो फिर उसके बाद वो राजा के महल में जाता है और यहाँ वहाँ उछलने लगता है ताकि सिपाही उसे देख के पकड़ लें। फिर वो इधर उधर उछलने लगता है, तब वो सिपाही लोग उस बंदर को देखते हैं, जाके राजा को बताते हैं कि बहुत खूबसूरत बंदर, बहुत सुंदर सा बंदर, खूब सारे जेवर गहने पहना हुआ है, चांदी और सुनहरे रंग का कपड़ा पहना हुआ है। तो वो कहता है अच्छा ऐसा क्या, तब उस बंदर को तुरंत पकड़ के लाओ ताकि हमारी राजकुमारी जो इतने दिनों से उदास है उसको हम ये बंदर शायद दे दे तो वो शांत हो जाए और थोड़ी देर के लिए उसका मन बहल जाए। तो वो कहते ठीक है। तो वो चाहता ही था राजकुमार कि वो मुझे जाली में पकड़े, तो वो इधर उधर जो उछलता रहता है तभी उसे वो जाली में पकड़ लेते। जब उसे वो जाली में पकड़ लेते हैं तो उसके बाद उस बंदर को बांध के ले जाते हैं, राजकुमारी को दे देते हैं। फिर 4-5 मिनट तक तो राजकुमारी को अच्छा लगता है, पर उसके बाद वो उदास हो जाती है। एक दिन फिर उसके अगले दिन राजकुमारी बैठी रहती है, तो उसी समय वो बंदर चुपके से लाल पत्ती निकाल के इंसान बन जाता है और राजकुमारी उसे देख के चौंक जाती है। कहती है तुम तो मीलों दूर और घने जंगल में फंसे थे ना, तो तुम वापस कैसे आ गए। तो वो कहता है कुछ नहीं, मैं ऐसे ही आ गया। तो वो तुरंत कहती है लो पान खाओ। तो कहती है वो कहता है नहीं, आज तुम मुझे पान मत खिलाओ, आज मैं तुम्हें पान खिलाऊंगा। तो वो उस पान में वो पीली पत्ती भी डाला था जिससे वो बंदर बन सकती थी। तो वो उस पान में पीली पत्ती डाल देता है और राजकुमारी उसे खा भी लेती है और वो बन जाती है बंदर। उसके सामने खूब गिड़गिड़ाती है कि माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, पर वो मानता नहीं है और वो 7वें दरवाजे से उतर के चला जाता है, खड़ाऊ लेके उतर के चला जाता है और उसको अपना सारा कपड़ा, गहना, कंगन, कड़ा सब पहना देता है, जूता सब पहना देता है। तो वो पहन के वहाँ बैठ जाती है और जब सब देखते हैं कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, बस राजकुमारी का वो बंदर है, सब चौंक जाते हैं बात राजा को बताते हैं, राजा भी डर जाते हैं। फिर उसके बाद 1-2 महीने ऐसे बीत जाते हैं, सब ढूंढते रहते हैं राजकुमारी को, राजकुमारी मिलती ही नहीं है। फिर एक बार की बात रहती है, राजा 100 साधुओं को बुला के लाते हैं। कहते हैं आप 100 बहुत विद्वान है, एक काम करिए मेरी राजकुमारी को ढूंढ के लाइए। कोई नहीं ढूंढ पाता है। फिर एक दिन बूढ़ी दादी जब राजकुमार खाना खा रहा था तो बूढ़ी दादी उससे कहती है कि राजकुमार अब तुमने राजकुमारी को बहुत तंग कर लिया, अब उसे फिर से इंसान बना दो। वो कहता है कि नहीं, अभी थोड़ा मुझे और मज़ा लेने। तो कहती है नहीं बहुत समय हो गया, राजकुमारी अभी तक इंसान नहीं बनी। तो वो कहता है ठीक है जैसा आप कहो। अच्छा अब आप एक काम करो। तो वो बूढ़ी दादी बताती है कि उसके यहाँ 100 विद्वान आए हैं, यानी साधु, उसको देखने के लिए कि राजकुमारी कहाँ गई। तो वो कहता है कि अच्छा आपके पास आपके पति की कोई ख़राब और बहुत घसी और गंदी पोशाक है। तो वो कहती है हाँ मेरे पास है। तो वो लेके आती है अपने पति की खूब ख़राब सी गंदी सी बहुत गंदा सा कपड़ा लेके आती है। गंदा रहता है, मिट्टी से सना रहता है, चूहे काटे रहते हैं, उसको बहुत गंदा रहता है। उसे वो पहन लेता है, अपने आप को मिट्टी से थोड़ा गंदा कर लेता है। फिर उसके बाद जब वो अपने आप को 1 2 3 रेडी, जब वो अपने आप को खूब मिट्टी लगा लेता है अपने चेहरे ताकि वो गंदा दिखे। फिर वो एक पोतली लिया रहता है, वो भी गंदी रहती है, उसमें वो पीली और लाल पत्ती उस पोतली में 2 खाने रहते हैं। तो एक में लाल पत्ती डाल देता है, एक में पीली पत्ती। फिर वो चला जाता है महल में। जैसे ही विद्वान लोग उसे देखते हैं तो मारने पीटने लगते हैं उसको। फिर वो जैसे ही विद्वान लोग उसे देखते हैं चौंक जाते, कहते हैं अरे
इतने गंदे मनुष्य, बाहर निकल जाओ इस महल से, यहाँ तुम क्या करने आए हो। तो उसे सब मिल के मारने लगते हैं। फिर राजा आता है, मंत्री आता है, कहता है अरे आप लोग इसे मार क्यों रहे हैं, ये बोल रहा है कि ये राजकुमारी का पता लगा लेगा। तो वो सारे विद्वान हंस के कहते हैं कि हम 100 के 100 मिल के राजकुमारी का पता नहीं लगा पाए, तो ये एक गंदा सा मनुष्य क्या पता लगा पाएगा। तो वो कहता है अगर मैंने पता लगा लिया, तो राजा कहता है कि जो भी मेरी बेटी का पता लगाएगा, पहले जब वो 3-4 महीने तक वहाँ पे था बंदर बन के, मतलब जब वो घर पे खाना खा रहा था, उसी दिन राजा ने ढिंढोरा पिटवाया था कि जो भी मेरी बेटी का पता लगा लेगा उसे मैं अपनी बेटी के साथ विवाह करवा दूंगा, अपनी बेटी के साथ उसका विवाह करवा दूंगा। तो वो कहा ठीक है, अब तो मेरी राजकुमारी के साथ शादी भी हो जाएगी। फिर उसके बाद वो जाता है, कुछ दिन तक रहता है, राजकुमारी को परेशान करता है। फिर उसका कपड़ा भी सब वो बदलवा देते, कहते हैं आप इस कपड़े को बदल के दूसरा कपड़ा पहन लीजिए, पर अपनी पोतली नहीं देता किसी को। उसके बाद एक दिन वो राजकुमारी के कमरे में जाता है, तो राजकुमारी उसके सामने घंटों रोती है, घंटों गिड़गिड़ाती है कि मुझे फिर से इंसान। तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें इंसान बना देता। वो उसे लाल पत्ती खिला के फिर से इंसान बना देता है, लाल पत्ती खिला के उसे फिर से इंसान बना देता है। और फिर क्या होता है, उसके बाद सब राजा देखता है और खुश हो जाता है अपनी बेटी को देख के। तो कहता है कि चलो अब आप नहा लो। फिर जब वो नहा के आता है तो वो देखता है अरे ये तो वही इंसान है जिसे मैंने मार दिया। तो वो बोलता है कि तुम जिंदा कैसे हो गए। तो वो बोला वो मेरी राज की बात है, मैं आप किसी को नहीं बता सकता हूँ। फिर वो उसका और अपनी बेटी का एक साथ शादी करवा देता है। फिर खूब घोड़ा, हाथी, पैसे, हीरे जवाहरात के साथ राजकुमारी और उस लड़के को विदा करते, पर लड़का जाते जाते उस बूढ़ी माँ को भी लेके अपने साथ जाता है। और जब वो अपने किले में पहुँचता है तो उसके पिताजी दूर से देखते हैं कि मेरा बेटा है। अपने बेटे को देख के वो बहुत खुश हो जाते हैं। जब वो अपने बेटे को देखते हैं, इतने महीनों बाद अपने बेटे को घर आकर देखते हैं, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो उन्हें सारी कहानी बताता है। फिर वो दोनों सुखी सुखी रह, साथ साथ जो बूढ़ी माँ थी उन्हें कहता है कि अब आप अपने घर जा सकती है, और साथ ही साथ जो साधु और चेले की जो थैली थी वो बूढ़ी माँ को दे देता है, कहता है अब आप अपना सुखी जीवन व्यतीत कर सकती। फिर उसके बाद कहानी ख़त्म हो जाती है। गाइस कहानी बहुत अच्छी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को और अपने जो भी आप देख रहे हो, अगर ये वीडियो हरि गोविंद सिंह टीएस का कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।